जी, आज हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। वेक्टर्स से कि हमारे पास एक वेक्टर्स का सेट दिया गया होगा, हम लोग चेक करना होगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले वो चेक करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स देखते हैं और फिर एंड पे हम लोग उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखेंगे कि ज्योमेट्रिकली क्या कहना चाहता है। राइट, सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये सबसे पहले डिफाइन करता है अ सेट ऑफ वेक्टर्स। मेरे पास कितने वेक्टर्स दिए गए हैं, के वेक्टर्स, और वो वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स हैं। हम लोग उनको कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। कब? जब मैं उनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस सी के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा और इक्वल टू किसके आना चाहिए, नल मैट्रिक्स, नल वेक्टर के। तो ये वेक्टर है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस। ट्रिवियल सॉल्यूशन से मुराद क्या है कि इसका अगर सिर्फ और सिर्फ C1 C2 इंटू सी के जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे अगर ज़ीरो हो जाएं तो हम लोग कहेंगे जो वेक्टर्स हैं वो मेरे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से ये इक्वल टू ज़ीरो हो और कम से कम एक स्केलर भी, कोई एक स्केलर भी नॉन ज़ीरो आ जाए, इनमें से कोई एक स्केलर भी नॉन ज़ीरो आ जाए, तो हम लोग उनको कहेंगे कि वो लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है। और नॉन ज़ीरो आने का मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल होते हैं। राइट, तो हम लोग अब इनकी एग्जांपल से देख लेते हैं। तो एग्जांपल से सारी बातें और डिटेल से ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले कि इनकी एग्जांपल्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जी, अब मेरे पास पहली एग्जांपल है जिसमें मैंने s इज इक्वल टू 1 2 और 2 4 लिए हैं और ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स किस वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं, R2 से। राइट, इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया V1 का, इस वेक्टर को नाम दे दिया मैंने V2 का। अब मैंने चेक करना है क्या ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। सेट के लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने से मुराद ये है कि वो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। जी, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोगों ने बाय डेफिनेशन के दो स्केलर लिए ए और बी, एक स्केलर को V1 से और दूसरे स्केलर को V2 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करके इसके को रख लेना है जीरो वेक्टर के। और अगर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की। राइट, तो देखिएगा V1 की जगह हम लोगों ने V1 की वैल्यू पुट कर दी 1 2, V2 की जगह हम लोगों ने V2 की वैल्यू पुट कर दी 2 4। ए मल्टीप्लाई होगा इस वेक्टर के साथ, बी मल्टीप्लाई होगा इस वेक्टर के साथ। मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन में कैसे डिफाइन होती है, वो हर ऑर्डर पेयर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होता है। तो ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए 2 के साथ। इसी तरह बी हर के साथ होता है, पहले बी 2 के साथ होगा फिर बी 4 के साथ होगा। राइट, अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो ए प्लस 2 बी पहला ऑर्डर पेयर पहले ऑर्डर पेयर में ऐड होता है, दूसरा ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर में ऐड होता है। राइट, तो यहाँ पे ये वाला वेक्टर इक्वल आ गया इस वाले वेक्टर पे। जब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो पहला ऑर्डर पेयर में जो कंपोनेंट होगा वो पहले के बराबर होगा। इसका मतलब a प्लस 2 भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इस तरह 2a प्लस 4 भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। राइट, अब हम लोगों ने क्या करना है, मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है। ठीक होगी बात। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या है, मेरे पास लीनियर है, लीनियर है और इनमें वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं, ए और बी एज अ वेरिएबल आ रहे हैं यहाँ पे। राइट, दो इक्वेशनें हैं, दो ही वेरिएबल्स हैं और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें ए प्लस 2 भी है और ये 2a प्लस 4 भी है, तो ये 2 पे डिवाइड कर देंगे अगर इसको, तो एग्जैक्टली ये वाली इक्वेशन नहीं बन जाएगी। इसका मतलब सिर्फ एक ही इक्वेशन है मेरे पास और इसको मैंने सॉल्व करना है। कैसे? ए किसके बराबर आ गया, माइनस 2b के। तो अब आप b की कोई भी वैल्यू सपोज कर लें नॉन जीरो,
ए की भी नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया -2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास यहाँ पे जो स्केलर्स आने थे वो नॉन जीरो आ गए। जब स्केलर्स नॉन जीरो आ जाए तो ये वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स था ये क्या आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट आ गया। यहाँ पे ना मैंने B1 चूज किया है, जरूरी नहीं आप लोगों ने B1 चूज करना है। इस केस में आप B कुछ भी चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। अगर B2 लेता मैं, मेरे पास एक वैल्यू कितनी आनी थी, -4 आनी थी, तो उस वाले से फिर ये सारी चीजें लिखी जानी थी। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने B की वैल्यू क्या लेनी है। तो B के लिए चूज करोगे साथ ही किसके लिए आ जाएगी, A की, और ये दोनों नॉन जीरो आ गई हैं। हमें कम से कम कोई एक नॉन जीरो चाहिए थी, तो ये वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। कैसे, -2v किसके बराबर आया मेरे पास बच्चों, -2v। अब हमारे पास क्या आया था, -2, ये की वैल्यू -2 आई है। v1 क्या था यहाँ पे 1 और 2 प्लस b क्या था यहाँ पे मेरे पास 2 4, राइट। जब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आया था, -2 -4, और इनको जब ऐड करेंगे पहले वाले वेक्टर में 2 और 4 में, तो आपको नज़र आ रहा है मेरे पास वेक्टर क्या आ गया, 0 0, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास नॉन जीरो स्केलर्स मिल गए, जो यहाँ पे पुट करने से आंसर क्या आ रहा था, 0 0। तो ये वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स क्या आ गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, राइट। अच्छा, यहाँ पे ना एक इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम लोग साथ साथ थोड़े से क्लियर करते जाते हैं, ताकि एट द एंड जब हम लोग पढ़ना चाहे तो हमें समझ आए। हमारे पास आया था -2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आया था। इसको मैं लिखना चाहूँ तो v2 किसके बराबर आ गया, अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2v1, यहाँ पे माइनस हो रहा था, उधर जाके हो गया प्लस का हो गया, इसमें प्लस होना था 0 में। तो v2 किसके फॉर्म में लिखा गया, 2v1 के फॉर्म में। तो ये बात याद रखिएगा। अब बिल्कुल मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है, सेट लिया था मैंने 0 0 1 2 R2 से। मैंने चेक करना है लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं है, ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि आपके सामने ये मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 0 0 प्लस 0 2 1 इज इक्वल टू 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉन जीरो स्केलर मिल गया। अब यहाँ पे 1 ले लो, जो मर्जी ले लो नॉन जीरो, 1 0 के अलावा, फिर लाजमी इक्वालिटी होल्ड करनी थी, लाजमी इक्वालिटी होल्ड करेगी। अब 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो भी होल्ड करनी थी। तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं नॉन जीरो को एक स्केलर। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना, इसमें कौन सा वेक्टर आ गया था, 0 0 वेक्टर आ गया। इसका मतलब जहाँ पे 0 0 वेक्टर आ जाएगा वहाँ पे आपके लिए काम आसान हो गया कि वो सेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। जब लीनियरली डिपेंडेंट हो गया है, इसका मतलब मेरे पास जितना मर्जी बड़े से बड़ा सेट हो या छोटा से छोटा सेट हो, मैंने सिर्फ एक चीज नोट कर लेनी है, अगर उसमें 0 0 वेक्टर आ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों, वो जो नॉन जीरो होगा उसके साथ मैं कोई नॉन जीरो स्केलर लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था 1 2 लिख दूंगा, और बाकी सबके साथ क्या लिख दूंगा, मैं 0 लिख दूंगा। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वो सेट क्या प्रूव हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात ये भी नोट कर लेनी है, एग्जाम्पल देने का मकसद ये था कि आप लोगों को एक बात क्लियर हो जाए कि जब भी सेट ऑफ वेक्टर्स आएगा और उसमें 0 वेक्टर आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी जी। नेक्स्ट एग्जांपल देख,
जी यहाँ पे हमारे पास देखिएगा ज़रा कि एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे 3 वेक्टर्स लिए हैं। दिस वन फर्स्ट वन वेक्टर, सेकंड वन, थर्ड वन, राइट। और ये कहाँ से लिए हैं मैंने? R2 से। हम लोग ने चेक करना है ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो वही काम होगा, हम लोग इसको स्केलर A से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इसको स्केलर B से, इसको स्केलर C से, और इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। जब A मल्टीप्लाई होगा तो A 0 आ जाएगा, B मल्टीप्लाई होगा 0B, C मल्टीप्लाई होगा -2C 5C। तीनों ऐड हो रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पे ऐड हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? 2A माइनस 2C, 0B और 5C ऐड हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 5 प्लस C। तो यहाँ पे अगेन आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के इक्वल आ गया, राइट। ये वाला वेक्टर क्या है आपके पास? किसके बराबर होगा ये वाला वेक्टर? 0 के। ये वाला वेक्टर आपका किसके बराबर होगा? 0 के। तो मेरे पास कितनी इक्वेशन बन गई? 2 इक्वेशन बन गई। फर्स्ट वन मेरे पास इक्वेशन कौन सी है? A माइनस 2C और B प्लस 5C। ये अगेन नोट कर लें, ये मेरे पास क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? होमोजीनियस, राइट। तो मैंने सबसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन से जब मैंने उसको कंपेयर किया तो मेरे पास क्या बन गया? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और कौन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? होमोजीनियस। और इसको सॉल्व करना है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3, A, B और C, और 2 इक्वेशन हैं। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से निकल आएगा। A किसके बराबर आ जाएगा? 2C के। B बराबर आ जाएगा -5C के। आप जस्ट C की कोई एक वैल्यू चूज करो, ऑटोमेटिकली B और C की वैल्यू मिल जाएंगी। अगर C की नॉन जीरो वैल्यू चूज करते हो, यहाँ पे मैंने अगेन 1 चूज किया, जरूरी नहीं आप 1 ही चूज करो, आप 2 भी चूज कर सकते हो, 3 भी चूज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जब मैंने C के लिए क्या चूज की? 1 चूज की, तो A के लिए क्या आ गया? ऑटोमेटिकली 2, और B के लिए क्या आ गई? -5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है, और इसमें जो स्केलर्स आए हैं वो क्या आ गए? नॉन जीरो आ गए। जब स्केलर्स नॉन जीरो आ गए, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब जो वेक्टर्स हो गए वो क्या हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट हो गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्रूव हो गया कि जो आपका सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट आ रहे हैं। तो बात क्लियर हो गई। लीनियरली डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? इसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी? 2v1 माइनस 5v2 प्लस v3 इक्वल किसके आगे? किस वेक्टर के? 0 वेक्टर के इक्वल आ गया, राइट। तो यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं v3 किसके बराबर है? v3 बराबर आ जाएगा यहाँ पे -2v1 के प्लस 5v2 के। यहाँ तक बात समझ आएगी। तो इसको भी अपने माइंड में रखिएगा कि हम लोगों ने कैसे लिखा है, राइट। तो यहाँ तक समझ आ गई सबको जी। यहाँ पे मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, और वो तीनों वेक्टर्स कहाँ से लिए मैंने? R3 से। और मैंने चेक करना है लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, राइट। तो AV1 प्लस BV2 प्लस CV3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। हम लोगों ने 0 वेक्टर यहाँ पे होगा, हम लोगों ने ये इक्वल टू 0 रख लिया। अब A, B और C की वैल्यू निकालनी। अगर ये तीनों 0 आ गई तो हम लोग कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है वेक्टर्स। अगर 0 के अलावा किसी और वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तो वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो वैसे हम लोगों ने लिखा जी, v1 की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी, v2 की वैल्यू पुट कर दी, और v3 की वैल्यू पुट कर दी। तो जिस तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है स्टैंडर्ड ऑपरेशन में,
तो ए को मल्टीप्लाई करवाया पहले 1, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, इस तरह बी को करवाया, फिर सी को करवाया, और फिर इन सबको क्या कर लिया हम लोगों ने, ऐड कर लिया। जैसे ऐड करते, जब ऐड करूँगा तो क्या आएगा, पहला ऑर्डर पेयर यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -2c है, तो मेरे पास पहला ऑर्डर पेयर आ गया a - 2c। दूसरे में क्या आएगा, 2a b, और यहाँ पे 0 आएगा तो 0 आएगा, इसलिए 2a + b। तीसरे में क्या आएगा, 3a मल्टीप्लाई होने के बाद 2b और c, तो 3a + 2b + c आ गया। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो a - 2c किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग दूसरों को कंपेयर करेंगे, 2a + b = किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 3a + 2b + c भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास, आपने जब पुट करके सॉल्व किया, अगेन यहाँ पे बता रहा हूँ, आपके पास क्या बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का। इसमें 3 इक्वेशन है, 1 2 3, 3 ही वेरिएबल्स a c और b, 3 वेरिएबल्स ही हो रहे हैं, राइट। तो हम लोग इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो सामने क्या आएगा, 1 0 -2 2 1 0 3 2 1 a b c = 0 0। यहाँ तक सबको बात क्लियर होगी, यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है। हम लोगों ने ये देखो, आप लोगों ने एक चीज़ नोट करनी है कि जब भी हम लोग इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, हम लोग जब यहाँ से आते हैं सॉल्व करने के लिए, जब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, जब भी इसको लिखते हैं, जब हम लोग इसको वेक्टर्स पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास हमेशा बन रहा है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, राइट। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमने डिटेल से बड़ी अच्छे तरीके से सीख लिया हुआ है, इसलिए हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा, राइट। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन बन गया, राइट। तो आपको पता है सिस्टम ऑफ, ये मेरे पास बन गया ax = 0 की फॉर्म में, और यहाँ पे 0 वेक्टर है। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस सिस्टम के दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, इसके यहाँ तो सोल्यूशन कितने होंगे, 1, और दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या है, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, राइट। 1 कब होगा, ये हम लोगों ने डिटेल से पीछे सीख भी लिया था, जब a का क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स, अगर इनवर्स फॉर्म में है। अगर इनवर्स फॉर्म में नहीं भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी हो, तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना के। तो हम लोग देखेंगे, अभी इसको अप्लाई करने लगे हैं। मैं दोनों मेथड यहाँ पे कर देता हूँ। आपको एक बात दोबारा बता दूं कि जो इनवर्स वाला है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, वो तभी अप्लाई होगा जब स्क्वायर है। बाई चांस यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए वहाँ पे दूसरा मेथड भी लग सकता है, ठीक होगी बात। हम लोग ने डिटेल से अपने वीडियो में देखा था कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर किसी को फिर भी ना समझ आए तो वहाँ पे जाके उसको एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर ले सॉल्व करने। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन रहा है, और सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ एक सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट आएंगे। और एक सोल्यूशन कौन सा होगा वो आपको पता है, ए की वैल्यू भी 0 होगी, बी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, और सी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अगर एक ही सोल्यूशन आया तो सिर्फ 0 0 वेक्टर आना है, और ए बी सी की वैल्यू 0 0 आ गई। अगर ए बी सी की वैल्यू 0 0 आ गई तो हमें पता है इस गिवन डाटे में ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, और सी की वैल्यू भी 0 है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर इस सिस्टम के दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो हमारे पास नॉन जीरो वैल्यूज भी आएंगी, तो वो वेक्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम सारा ऑब्जर्व करते हैं कि किसी को भी लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट चेक करना है, हम लोगों ने जब भी उनको फॉर्म में लिखा, आप लोगों ने पिछली एग्जांपल्स में भी नोट किया होगा कि वो क्या बनते हैं हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और कौन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस, सब में आप लोग देखते आ रहे हो। और उसके दो ही सोल्यूशन होंगे, 1 या इनफाइनाइट।
1 होने का मतलब कौन सा सोल्यूशन होगा, 0 0 0, क्योंकि हम लोग डिटेल से ये डिस्कस कर चुके हैं। तो उस केस में ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि सारे जो स्केलर्स वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। और अगर इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए, तो नॉन जीरो वैल्यूज आ जाएंगी उन स्केलर्स की, और किन स्केलर्स की, ए बी सी की नॉन जीरो वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे हम लोग पीछे देखते आए हैं हर दफ़ा नॉन जीरो आ रही थी, इस केस में देखते हैं कि नॉन जीरो आती है कि नहीं आती। तो यहाँ से पहले हम लोग इसको सॉल्व करने लगे हैं किस फॉर्म में, तहत एचेलॉन फॉर्म बना के। तो देखिए अगर एचेलॉन फॉर्म बना के मैं सॉल्व करने लगा उसको, एचेलॉन फॉर्म से हम लोग उस सिस्टम को सॉल्व करने लगे हैं। एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है, पहली रो में पहली नॉन जीरो एंट्री वन बनानी है, तो वो ऑलरेडी बनी हुई है। उसके बाद नीचे जितने भी होते हैं नंबर्स, उन सब नंबर्स को हम लोगों ने क्या बनाना है, 0। तो 2 और 3 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1। इसी तरह 3 को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस 3R1। तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 पुट करोगे, माइनस 2, और यहाँ पे क्या पुट करोगे, 0। तो गेन क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। इस तरह 0 माइनस 2 प्लस 4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप लोग अगले पे अप्लाई करोगे तो 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 0 2 आएगा। इसी तरह 1 यहाँ पे आएगा माइनस 3, और R2 ये क्या आएगा, माइनस 2, तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 7 आ जाएगा। तो ये पहली रो का काम कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह अगली रो में काम करते होते थे। अगली रो की पहली नॉन जीरो एंट्री क्या बनानी है, 1, वो ऑलरेडी बनी हुई है। उसके बाद उसके नीचे वाले क्या करने हैं, 0 करने हैं। जब उसके नीचे वाले सारे 0 करने हैं, कैसे 0 करोगे, इसको क्या करोगे, R3 माइनस 2R1, 2R2 नॉट R1, राइट। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 7 माइनस 8 माइनस 1 आ जाएगा। जी तो मेरे पास क्या आ गया जी, -1 आ गया, जैसे हम लोग पीछे भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे दूसरी रो का काम भी कंप्लीट हो गया। पहली नॉन जीरो एंट्री 1 बना ली, नीचे सारे सारे क्या बना लिए, 0 बना लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, तीसरी नॉन जीरो एंट्री की पहली जो होगी वो 1 बनानी थी, तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस से। तो मेरे पास ये हो गया यहाँ तक, यहाँ तक मेरे पास इसकी एचेलॉन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ये मेरे पास इसकी कौन सी फॉर्म बन गई है, एचेलॉन फॉर्म। आप यहीं से भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और चाहे तो उसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना ली। कैसे, अब जो तीसरी, जहाँ पे नीचे 0 करते हैं और इस तरह बिल्कुल ऊपर 0 भी करते हैं, तो उसको कहते हैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, राइट। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए इसका मतलब इसके ऊपर वाले भी सारे 0 करने पड़ेंगे। तो जब मैंने ऊपर वाले सारे 0 किए, तो आपके सामने है कि मैं क्या करूँगा, R1 प्लस 2R3 R2 माइनस 4R3, तो सारे 0 हो गए। तो जब मैंने इस सिस्टम को सॉल्व किया, तो मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, 0, बी की वैल्यू क्या आ गई, 0, और सी की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। इसका मतलब तीनों जो वेक्टर्स की वैल्यू आई हैं वो क्या आई हैं मेरे पास, कि तीनों वेक्टर्स के साथ जो स्केलर्स आ रहे थे उनकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास जो सिस्टम था वो क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो तीनों वेक्टर्स क्या हो गए जो गिवन थे वो क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी। इसका मतलब ये तीनों सेट वेक्टर से तो सेट के अंदर ये क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, और तीनों के लिए क्या है, 0 0 0। अच्छा, इस सिस्टम को हम लोगों ने सोल्व किया रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बना के। आप लोग एचेलॉन फॉर्म से भी आगे कर सकते थे। अब मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड भी पिछले वो वीडियो में सिखाया था, जब हम लोगों ने हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। हम लोगों ने कहा था अगर हम लोगों ने इसको जस्ट प्रूव करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो आप लोग काम कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। अगर ए का क्या एग्जिस्ट कर गया, हम लोगों ने वहां पढ़ा था इनवर्स, तो इस एक्स के कितने सोल्यूशन आने, ए की। क्यों, तो आप लोगों ने पढ़ा था अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करवा दोगे, ए इनवर्स ए मिलके क्या बन जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा।
तो ये चीज़ आ जाएगी x इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आना था a इनवर्स और a, इस तरह आ जाना था। अब a इनवर्स और a मिलके क्या बन जाना आपके पास, आइडेंटिटी। x किसके बराबर आ जाना है, इस वाले मैट्रिक्स के, और नल मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करवाओ क्या आंसर आता है, नल मैट्रिक्स आता है। तो इसका मतलब अगर आप लोग प्रूव कर दें कि जिसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है, डिटरमिनेंट क्या है इसका, नॉन जीरो है, तो इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स। जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसके सिर्फ कितने सॉल्यूशंस होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। तो वाला मेथड में डायरेक्ट अप्लाई कर सकता था। देखिएगा जरा, अब मैं वही वाला मेथड अप्लाई करूंगा। अब मैं साबित चेक करूंगा कि ए का डिटरमिनेंट 0 है कि नॉन जीरो है। अगर तो ए का डिटरमिनेंट क्या साबित कर दिया मैंने, नॉन जीरो, तो ए का क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स। तो देखिएगा मेरे पास मैंने ए का डिटरमिनेंट लिया। डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, मैं रो 1 के साथ ओपन कर रहा हूँ, रो 1 के साथ ओपन कर रहा हूँ, इसका मतलब पहली जो एंट्री है वो 1 है। तो जब पहली एंट्री लिखी तो पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दिया जहाँ पे एंट्री थी, बाकी सारे का डिटरमिनेंट लिख दिया 1 0 2 1। बिल्कुल इस तरह माइनस जो अब अगली पहली रो में अगली एंट्री की बात होगी वो ये है, 0 आ गया, इसको और इसको छोड़ दिया, बाकी जो था वो सारे का सारा लिख लिया यहाँ पे डिटरमिनेंट। प्लस अगला क्या आना था, ये वाली एंट्री -2, राइट, और -2 के बाद इन दोनों को छोड़ के तो ये वाली बाकी बच जानी, तो ये लिख दी। इसको ओपन किया तो सारे को मेरे पास आंसर कितना आ गया, -1, जो कि क्या है, नॉन जीरो। इसका मतलब क्या एग्जिस्ट कर गया, ए का इनवर्स। अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब मेरे पास कौन से सोल्यूशन होंगे, ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी। तो ये जो मेरे पास इसका मतलब सेकंड वे से प्रूव हो गया कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स था वो क्या थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से आप लोगों ने एक क्राइटेरिया बना लिया, उस क्राइटेरिया को जरा डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल्स में। तो मैं बार बार वो सारे पॉइंट्स आउट करता रहा हूँ, पॉइंट आउट कि किस किस तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो हम लोग उसको जनरली देख लेते हैं। ये सेट ऑफ वेक्टर्स था, इसको मैंने चेक करना है लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। आप लोग उसके क्या लेते हो, स्केलर के साथ इस तरह कम्बिनेशन में आगे इक्वल टू 0 लिखते हो। अगर तमाम स्केलर्स क्या आ रहे हैं, 0 आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर कोई एक भी नॉन जीरो आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट चीज क्या मेरे पास, ये बनता क्या है जब इसको मैं लिखता हूँ, हमेशा मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक होगी बात। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद दो ही पॉसिबिलिटीज है, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कौन सा आता है इसका, आपको बार बार बता चुका हूं, 0 0 वेक्टर, राइट। इस तरह के वेक्टर्स आएंगे ना यूनिक सॉल्यूशन में, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो जब इस तरह के वेक्टर्स आएंगे तो वेक्टर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब दूसरा केस क्या है, अदरवाइज में यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो सेट ऑफ वेक्टर्स होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यहां तक बात सबको समझ आ गई। अच्छा, ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के पॉइंट्स को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। जब आपने ये वाली एग्जांपल सोल्व की तो यहाँ पे आपने देखा कि वेक्टर्स क्या आ रहे थे, लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब कोई एक स्केलर के लिए क्या आ गई मेरे पास, नॉन जीरो आ गई। जब नॉन जीरो आ गई है तो मैंने आपको लिख के दिखाया था कि v2 किसके बराबर आ गया, 2v1 के। इसका मतलब क्या हुआ, जो v2 है वो किसकी फॉर्म में लिखा गया, 2v1 की फॉर्म में, राइट। और यहां पे जो v2 है वो किस पे डिपेंड करेगा, v2 जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो v1 पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब v2 वेक्टर डिपेंड होगा किस पे, v1 पे। अब लीनियरली डिपेंडेंट की समझ आई। इसका मतलब क्या होगा, एक वेक्टर बाकी अपने दूसरे वेक्टर्स पे क्या कर जाए, डिपेंड कर जाए। जिस तरह हम लोग भी डिपेंड करते होते हैं, राइट। हम लोग कोई भी चीज लेने के लिए, ऐसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो किस पे डिपेंड करते हैं, अपने पेरेंट्स पे। इसी तरह अब v2 किस पे डिपेंड कर गया है,
v1 पे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं v1 इज इक्वल टू 1/2 v2, तो इट मीन्स दैट अब v1 किस पे डिपेंड कर गया, v2 पे, राइट। तो ये चीज अपने माइंड में रखिएगा, इसलिए लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं, क्योंकि एक वेक्टर बाकियों पे क्या कर गया, डिपेंड कर गया है। और ये डिपेंड कब कर सकता है, जब कोई वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। तो हम लोग इसको, अगर मैं आप लोगों को जनरल फॉर्म में इसमें बताना चाहूं, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ए के लिए नॉन जीरो आई है, किसके लिए नॉन जीरो आई है, ए की, तो क्या आ जाएगा, ए v1 किसके बराबर आएगा, माइनस बी v2 के। अब अगर ए नॉन जीरो आ गया है, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली v1 किसके बराबर आएगा, माइनस बी ओवर ए v2 के। तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी। इसका मतलब v1 किस पे डिपेंड कर गया, v2 पे। कब डिपेंड करेगा, जब इनमें से कम एक क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। जब सारे जीरो हो गए, जब सारे जीरो हो गए, जब मेरे पास सारे के सारे जीरो हो गए, तो मैं कभी इधर ला के 8 पे डिवाइड कर सकता हूं, कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि ए क्या है, जीरो है। तो किसी स्केलर पे डिवाइड नहीं कर सकता। कब डिवाइड कर सकता हूं, जब वो क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, तभी एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के किसमें लिखा जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये हम लोग इसको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कैसे कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को आके बात बिल्कुल क्लियर होगी। इसलिए मैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा था बार बार, ताकि मैं ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर सकूं। कौन सा पॉइंट क्लियर कर सकूं, वो ये कि अगर कोई नॉन जीरो आएगा तभी वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ना। इसका मतलब v1 किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, v2 में। तो यहां तक सबको बात क्लियर होगी। इसीलिए लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की किसमें लिखा गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन में। बिल्कुल इसी तरह आप ये वाला वेक्टर देखो, ये वाला यहाँ पे जो a था वो नॉन जीरो था ना, देखो तो जो करेगा a v1 प्लस b v2 इज इक्वल टू जीरो था ना, a v1 प्लस b v2, ये क्या था, इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप देख सकते हो a नॉन जीरो है, तो ये प्लस है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v1 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस b ओवर a v2 के। लेकिन ये कब लिखा जा गया, जब a नॉन जीरो आया। अगर a भी जीरो होता तो आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, नहीं, नॉन जीरो आया तो लिख सकते हो ना। जब नॉन जीरो आया तो लिख लिया, इट मीन्स दैट v1 किस पे डिपेंड कर गया, v2 पे। या दूसरे अल्फाज में v1 किसके कॉम्बिनेशन में लिखा गया, v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसलिए ये डिपेंडेंट हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कोई एक कम से कम स्केलर अगर नॉन जीरो आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट हो। लेकिन अगर सारे के सारे क्या आ रहे हैं, मेरे पास जीरो आ रहे हैं, तो हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे नहीं लिख सकते। किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि तीनों क्या आए थे, जीरो आए थे। जब तीनों जीरो आए थे तो मैं किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता दूसरे को ले जाके। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे नहीं लिख सकता a v1 इज इक्वल टू माइनस b v2 माइनस c v3। यहाँ पे a क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर क्या हो रहा है, डिवाइड। लेकिन मैं डिवाइड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि a क्या यहाँ पे जीरो है, जीरो के अलावा कोई और वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब v1 v2 और v3 के कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, राइट। बिल्कुल इसी तरह v2 को भी नहीं कर सकते, क्योंकि b भी जीरो है, v3 को भी नहीं कर सकते। इसीलिए किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये बात मैंने बहुत डिटेल से क्लियर कर दी विद एग्जांपल्स, होपफुली सबको क्लियर होगी। अब मेरे बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं होगा इस
सवाल पे। तो अब मेरे पास ये मैंने जनरल फॉर्म लिख दी है कि अगर C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस Vk इज इक्वल टू 0, तो कम से कम अगर एक Ci नॉन जीरो आ गया, जिसको मैंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास C1 नॉन जीरो है, तो मैंने C1 को एक तरफ रख लिया, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए। यहाँ पे C1 मल्टीप्लाई होगा, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। तो वही वाली बात, V1 किसके कॉम्बिनेशन में लिखा गया, V2 सॉन Vk के कॉम्बिनेशन में लिखा गया, राइट। इसका मतलब V1 किस पे डिपेंड कर गया, इस पे डिपेंड कर गया। तो ये सारा सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 सॉन Vk क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएगा। तो ये बात जनरली आप लोगों को क्लियर होगी कि लीनियरली डिपेंडेंट इसको क्यों कहते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का क्या मतलब है। तो यहाँ तक बात सबको अच्छे तरीके से समझ आ गई जी। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं मैट्रिसेस फॉर्म में, ताकि वो भी आप लोगों को सॉल्व करनी आ जाए। देखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म की लास्ट एग्जांपल आज जी। अब आपके पास ये मैंने एक मैट्रिसेस नहीं है ये, बल्कि पोलिनोमियल्स की हम लोग एग्जांपल देखने लगे लास्ट फॉर्म में। ये मैंने एक लिखी है पोलिनोमियल्स की, मैट्रिसेस की हम लोग ऑलरेडी भी देख चुके हैं। अच्छा जी, पोलिनोमियल्स है, कौन सी पोलिनोमियल से वेक्टर लिए हैं, P2 से। P2 का तो आपको पता होगा, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स whose degree 2 or less, set of all the polynomials whose degree 2 or less, मतलब ऐसे तमाम पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 हो या 2 से क्या हो, छोटी हो। तो उसमें से मैंने 3 वेक्टर्स लिए हैं, इनको वेक्टर्स ही कहेंगे क्योंकि P2 क्या है मेरे पास, वेक्टर स्पेस है। तो जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग वेक्टर्स कहते हैं, राइट। इस सेंस में मैं उनको वेक्टर्स कह रहा हूँ, क्योंकि P2 क्या है मेरे पास, वेक्टर स्पेस है, और जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं जनरली को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। इस सेंस में मैं इनको वेक्टर्स कह रहा हूँ। तो मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, और तीनों वेक्टर्स क्या है मेरे पास, पोलिनोमियल्स फॉर्म में। मैंने चेक करना है क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वही तरीकाकार होगा। मैं इसको A से, इसको B से और इसको C से मल्टीप्लाई करवा के इक्वल टू 0 रखूंगा। इनको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अगर इसके जो A B और C की कोई नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, या अगर सारी की सारी जीरो आ गई तो लीनियरली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो चेक करने के लिए क्या किया, मैंने सेपरेट कर लिए, कांस्टेंट टर्म सेपरेट कर ली, x वाली सेपरेट कर ली, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म सेपरेट कर ली। देखिए यहाँ पे जब a मल्टीप्लाई होना था अंदर, मैं आपको मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूँ, तो क्या होना था, a प्लस ax माइनस 2ax स्क्वायर, राइट। इस तरह b प्लस 5bx माइनस 5 माइनस bx स्क्वायर, इस तरह cx प्लस cx स्क्वायर है। तो कांस्टेंट हम क्या आ गई, a टू बी आ गया, a 5b और c, a 5b और c, इसी तरह माइनस 2a माइनस b और प्लस c। तो ये आपने कांस्टेंट x और x के वाले अब जीरो को लिख सकते हो 0 प्लस 0x प्लस 0x के। तो जब कंपेयर करोगे कांस्टेंट हम a प्लस 2b किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई। a प्लस 5b प्लस c किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई। ये वाली x के लिए टर्म किसके बराबर आई, 0 के बराबर आई। तो आपके पास ऑटोमेटिकली 3 इक्वेशन बन गई। कितने वेरिएबल्स, 3, a b c, 3 इक्वेशन है, तीनों होमोजेनियस, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, जिनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये आ गया है, x ये आ गया और b ये आ गया। तो ये फॉर्म बन गई ax इक्वल टू 0। अगर मैं साबित कर दूं कि a का क्या एग्जिस्ट करता है, इनवर्स, मतलब साबित कर दूं सिंपल अल्फाज में कि a का क्या नॉन जीरो आ जाएगा, डिटर्मिनेंट, ऑटोमेटिकली इसके सॉल्यूशंस का मुझे आइडिया हो जाएगा, और मैं फिर बता दूंगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं कैसे। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया है,
डिटरमिनेंट इसका क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टम के कितने सोल्यूशन हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन भी आ गए। तो गिवन सेट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ये मैंने एक नॉन जीरो सोल्यूशन की एग्जांपल लिखी है, कौन सा, 2, यहाँ पे क्या आएगा -1 और यहाँ पे क्या आया 3। तो ए के लिए आ गई 2, बी के लिए आ गई -1 और सी के लिए आ गई 3। तो इस तरीके से लीनियरली डिपेंडेंट हो। लीनियरली डिपेंडेंट क्या मतलब, कि मैं इनमें से किसी एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के किसमें लिख सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो अब आप इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, कैसे, इसकी एचिलॉन या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना के भी, तो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। आप लोग उस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ तक बात सबको क्लियर होती है। हम लोगों ने लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बाय डेफिनेशन भी सॉल्व कर लिया, उस सारे का क्राइटेरिया भी देख लिया। क्राइटेरिया देखने के बाद हम लोगों ने आज ये भी चीज नोट कर ली कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज है यहाँ पे, ज्योमेट्रिकली क्या है। अगर आर एन में बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, इंडिपेंडेंट कब होंगे, R2 के अंदर देखेंगे। देखिएगा पहला वेक्टर क्या है मेरे पास, 1 2, x की तरफ 1 और y की तरफ क्या है मेरे पास 2, 1 2, राइट। इसी तरह जो मेरे पास दूसरा वेक्टर लेता हूँ मैं, वो है 2 4, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 और 2 4 एक दूसरे के क्या है, एक ही लाइन में वाक़ हैं। समझ आ गई बात की। इसीलिए दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब R2 के अंदर अगर आपको दो वेक्टर्स दिए गए हैं और एक वेक्टर दूसरे का क्या है, स्केलर मल्टीपल है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दोगे कि वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ गया ना। हाँ, इस तरह अगर वह दो वेक्टर्स हो और दोनों के दोनों क्या हो, मल्टीपल ना हो, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। दूसरा वेक्टर मेरे पास ये लिया मैंने, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये आ गया। अब दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं ना है, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। तो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, v1 और v2 क्या होंगे, फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। ये तो दो वेक्टर्स के लिए क्राइटेरिया समझ आ गया कि अगर R2 के अंदर दो वेक्टर्स दिए गए हों, अगर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट, नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस तरह अगर R2 के अंदर तीन वेक्टर्स आ रहे हैं तो क्या होगा, तीन वेक्टर्स आ रहे हैं, राइट। देखिएगा जरा, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, तो तीन वेक्टर्स आ जाएंगे R2 के अंदर। ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होगा, ये लाजमी क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्यों, क्योंकि तीसरा वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के किस में लिखा जाएगा, लाजमी लीनियर कॉम्बिनेशन में। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। एक वेक्टर फॉर एग्जांपल, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, राइट। अब देखो ये ब्लैक वाला जो वेक्टर मैंने ड्रा किया, ये दोनों रेड के वेक्टर की कॉम्बिनेशन में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर। इसका मतलब ब्लैक वेक्टर बाकी दोनों वेक्टर्स के में लिखा गया है सम में, दूसरे अल्फाज में लीनियर
कॉम्बिनेशन में लिखा है। इसका मतलब R2 के अंदर 2 से ज्यादा जब भी वेक्टर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो 2 वेक्टर्स के किसमें लिखा जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो लीनियरली डिपेंडेंट है। बिल्कुल इस तरह आप R3 में चेक कर सकते हैं, R4 में चेक कर सकते हैं एंड सो ऑन। जी शुक्रिया।